हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंबिका कुमारी आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस नए साल में मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य के प्रश्नों की एक अच्छी सीरीज़ लेकर मैं चलूँगी और हम यहाँ पर चाहे वो केवीएस हो, नवोदय हो, DSSB हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, EMRS की भर्ती हो, इस तरह जहाँ भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रश्न आते हैं वहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे जहाँ हमें यह बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी और एक सेलेक्टिव प्रश्नों को लेकर हम चलेंगे। क्योंकि अभी के अगर पैटर्न को देखा जाए तो क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा ही सेलेक्टिव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं उसी तरफ देखते हुए मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको भी इसको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका प्रिपरेशन जो है उसमें बहुत हेल्प होगा। तो अब बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन, संस्कृत का कोई भी शब्द मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ कर उद्भव तद्भव में नहीं बनाया जा सकता। यह जो विचार है वह किस विद्वान का है? संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। हम इसे ना ही सिर्फ पढ़ेंगे, हम याद करते हुए चलेंगे। तो यह जो है इसके बारे में किस विद्वान का बहुत ज़्यादा मत रहा है कि संस्कृत जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करता है। जो संस्कृत भाषा है हमारी, जो तद्भव नहीं बनाया जा सकता। हर एक शब्द, संस्कृत के शब्द को हम तोड़ मरोड़ के तद्भव नहीं बना सकते। तो बेसिकली यही बोला जा रहा है इसमें। और इसका जो है राइट आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी, दूसरा जॉर्ज गिरियर्सन, नामवर सिंह या रामविलास शर्मा। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका है सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने इस बात को माना है कि संस्कृत के कोई भी शब्द को हम मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम इसे यहीं पे याद करते हुए चलेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम दोबारा से चीज़ों को देख सकें। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसका निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से 3 ऐसे जो कवि हैं वो सतसई की रचना उन्होंने की है। तो कौन कौन थे जिन्होंने की है? मतीराम ने की है, राम सहाय जी ने की है और अमीर दास ने भी इसकी रचना की है। तो किसने नहीं की है? चिंतामणि ने इसकी रचना नहीं की है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी व्यक्ति की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कामकाजी व्यक्ति है जो उसकी पत्नी का एक असंतुष्ट कैरेक्टर वहाँ पर दिखाया गया है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ग्रामोफोन होगा, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली या दृष्टिदोष। तो यहाँ पर जो है वो आंसर है आपका ऑप्शन बी, नीलम देश की राजकन्या। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? कालिदास की निरकुंसता, कविता कलाप, कुमार संभव सार, कविता कलाप, कालिदास की निरकुंसता, या फिर कालिदास की निरकुंसता, कालिदास और उनकी कविता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन है भंवर गीत और भ्रमर गीत दो अलग अलग रचना है। इसको लेकर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि भ्रमर गीत ये सूरदास की रचना है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है
यहाँ पर बात हो रही है भंवर गीत की, जो कि नंददास की रचना है। नंददास जो है वो अष्टछाप के कवि हैं, इनके बारे में आप बखूबी जानते होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, तो इनमें से कौन है जो नहीं है? तो यहाँ पर ऐसे 3 हैं जो हैं, जो निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, तो हम इसे भी साथ में याद करते चलेंगे। नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म और लालित्य मीमांसा, ये तीनों क्या है? ये तीनों निबंध संग्रह है। नाथ संप्रदाय, साहित्य मर्म और लालित्य मीमांसा, ये तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध संग्रह है। और कौन सा नहीं है? आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, ऑप्शन बी, प्रबंध प्रभाकर। प्रबंध प्रभाकर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध संग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। इनमें से कौन है जो अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता है? अ कहानी के बारे में आपको पता होगा कि जहाँ पर हम किसी प्रकार मुक्त शैली में हम कविताओं की रचना करते हैं, कहानी की रचना करते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का छंद या किसी प्रकार के अलंकार, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कथोपकथन या फिर विषय भाषा पर हम ध्यान देते हैं। तो 7 जो क्वेश्चन है उसका आंसर सीधा सीधा है सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा गंगा प्रसाद विमल। कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? ऑप्शन ए नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली और सागर विजय। यहाँ पर सागर हो जाएगा, सागर विजय। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा रक्षाबंधन। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है रक्षाबंधन, इसको हम इजली याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। अर्थोपेक्षक के कितने प्रकार हैं? अर्थोपेक्षक के कितने प्रकार हैं? 9 नंबर हम देखेंगे, 5, 6, 7 या 8। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपको मालूम पड़ेगा। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। 5 कौन कौन से हैं हम इनको भी देख लेते हैं। अर्थोपेक्षक के पहला होता है विस्कम्मक, दूसरा होता है प्रवेशक। पहला हो जाएगा, इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। पहला होता है विस्कम्मक, दूसरा हो जाएगा प्रवेशक। ठीक है, तीसरा मैं इधर लिख देती हूँ। तीसरा हो जाएगा आपका चूलिका, तीसरा हो जाएगा चूलिका। और चौथा हो जाएगा आपका अंकास्य, चौथा हो जाएगा आपका अंकास्य। वैसे तो ये इतना डिफिकल्ट आपको नहीं पूछा जाएगा, अंकास्य। और पांचवा हो जाएगा आपका अंकावतार, अंकावतार, अंकावतार। ठीक है, तो इस तरह से 5 होते हैं इसके।
और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मणिकर्णिका के लेखक हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? 10 नंबर का क्वेश्चन। आप भी अपने तरफ से आंसर देते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे अभी। तो इसका जो आंसर है वो है तुलसीराम, ऑप्शन नंबर सी। तुलसीराम जी ने मणिकर्णिका लिखी थी, ठीक है, ये तुलसीराम जी की रचना है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। यशोधरा, द्वापर, पंचवटी या साकेत। पंचवटी, साकेत, यशोधरा या द्वापर। द्वापर, यशोधरा, पंचवटी या साकेत। साकेत, यशोधरा, द्वापर या पंचवटी। तो इसमें से कौन सा सही है? बहुत ज़्यादा घुमाए बिना मैं आपको सीधा आंसर बताती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा पंचवटी। पहले पंचवटी है, फिर साकेत है, फिर यशोधरा है, फिर द्वापर है, ठीक है। पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर में हम देखेंगे, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? हमारा भाषा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बोली से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है इसमें से। तो हम यहाँ पर देखेंगे बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, मतलब इसमें ऐसे नहीं है, नहीं पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कई बार हम नहीं नहीं देखते हैं और हमारा क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो अवधी होगा, मराठी होगा, भोजपुरी होगा या मैथिली होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है, कौन सा हो जाएगा? ए, अवधी। बिहारी हिंदी में मराठी, भोजपुरी, मैथिली, ये तीनों ही आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोहा। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? असुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 में दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? दोहा जो है हमारा छंद में आता है, हम सभी जानते हैं। तो ये मूलतः किस भाषा का छंद है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, अभ्रंश। अच्छे से याद कर लीजिए, दोहा जो है वो अभ्रंश भाषा का छंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रथम बिंदु माना जाता है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रथम बिंदु माना जाता है? तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा, चौक, ये बताएंगे जल्दी से। इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मित्रों मरजानी। और ये किसकी रचना है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे कि मित्रों मरजानी किसकी है। मैं देखना चाहूँगी कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। मित्रों मरजानी किसकी रचना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बम्बई के मजदूरों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बम्बई के मजदूरों संगठनों और जीवन संघर्ष पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? आवा, संसरांगन, अनित्य या अंतवसी। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? यहाँ पर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, समरांगन। समरांगन जो उपन्यास है, इसमें बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर यह आधारित उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो आप इजीली दे सकते हैं। श्लेष होगा, विप्सा होगा, उपमा होगा या वक्रोक्ति होगा। कौन सा होगा?
तो यहाँ पे इजी सा आपको देख के समझ में आ गया होगा, शब्द अलंकार जो है हमारा उपमा हो जाएगा, है ना। बाकी श्लेष विप्सा और वक्रोक्ति कौन सा अर्थ अलंकार के अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 में देखेंगे, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह है ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ऐसा कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण विराम जो होता है वो आपका हिंदी में अंग्रेजी से लिया गया है, ठीक है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है ये वाला एग्ज़ाम में और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सुमित्रा नंदन पंत या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है। 19 नंबर पर चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, कौन सा हो जाएगा। कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू या खड़ी बोली और बुंदेली। तो इसमें से आपको पश्चिमी हिंदी के बारे में बताना है। तो पश्चिमी हिंदी कौन सा हो जाएगा, ध्यान से इसका आंसर करेंगे। इसका हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली, क्योंकि देखिए इसमें आपका अवधि जो है वो आपका किस में आ जाएगा, ये आपका पूर्वी हिंदी में आ जाएगा। इसमें भी बघेली जो है वो आपका पूर्वी हिंदी में आ जाएगा और छत्तीसगढ़ी जो है इसमें भी वो पूर्वी हिंदी में आ जाएगा। तो एक एक सब में दिया हुआ है पश्चिमी हिंदी, लेकिन एक पूर्वी हिंदी भी इसमें मिक्स कर दिया गया है। तो बुंदेली और खड़ी बोली ये दोनों क्या हो जाएंगे, पश्चिमी हिंदी के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 20 नंबर में हम देखेंगे अर्धमागधी। यहाँ पर बोली और अपभ्रंश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, जिसमें अगर आप अच्छे से बने रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको साहित्य में प्रॉब्लम होगी। साहित्य के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि हम एक क्वालिटी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम इसके बाद होने वाली है। तो हम यहाँ पर हर एक काल से रिलेटेड भी करेंगे, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, और फिर आधुनिक काल के जितने भी सारे चेंजेस किए गए हैं, जो भी युग है उसको लेकर के हम विस्तृत रूप से इसमें चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी हम चलते हैं 20 नंबर में, क्या है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली, कौन सा हो जाएगा इसमें आपका सीधा सीधा बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती है, बघेली हो जाती है। बघेली आपके किस भाषा के अंतर्गत आएगी, अभी हमने पढ़ा है बघेली हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और ब्रजभाषा और भोजपुरी बिहारी हिंदी में आती है, ठीक है। और इधर ये आपकी पूरी पश्चिमी हिंदी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंग्लिश। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा ये पहला ही क्लास है, तो पहले आप लोग मुझे बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक पहुँचे। और मेरी मेहनत अगर आप लोगों को सही लग रही है और आपको लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम अपने साहित्य को बेहतर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न ला सकूं। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 21 नंबर, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये आपका बहुत ही फेमस पंक्ति है, और ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। ये पंक्ति किसकी है, सूरदास की है, रहीम की है, गंग कवि की है या नरोत्तम दास की है। तो ये जो पंक्ति है बहुत ही फेमस पंक्ति है और ये नरोत्तम दास की है। कई लोगों को ये लगेगा ये सूरदास जी की पंक्ति है, लेकिन ये नरोत्तम दास की पंक्ति है। और अगर इसमें अलंकार देखा जाए
तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप साथ में रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी और अच्छे से हम समझ भी सकेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम। अगर हम देखें अभी जो फ़िलहाल में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, आपको क्रम से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो ये जो है, आप इस तरह के क्वेश्चंस को में आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। व्योमकेश दरवेश प्रेमचंद घर में वट वृक्ष की छाया में और आवारा मसीहा। इसके जो रचनाकार हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा कि आपको जितनी भी चीज़ें याद हैं वो बहुत ही अच्छे से और स्टिक हो जाएगी आपके माइंड में, और आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख पाओगे। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष की अगर दृष्टि से देखा जाए तो 22वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मुझे लग रहा है इसका आंसर डी जो है वो सही लग रहा है मुझे। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसका सही है। प्रेमचंद्र घर में, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? कौन सी भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर सीधा सीधा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रज। ठीक है, 23वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रज। डोगरी, मैथिली और असमिया, ये तीनों को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ब्रज को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? तो कौन है श्यामा स्वप्न के लेखक? किशोरी लाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, ब्रजनंदन सहाय या गोपाल राम गहमरी? गोपाल राम गहमरी जी के भी रचनाएं बहुत ही फेमस होती हैं, जो विशेष रूप से जासूस किस्म की रचनाएं इनकी होती हैं। ठीक है, लेकिन श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह का इसका राइट आंसर है। श्यामा स्वप्न के लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा और समाज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग नोट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन जो है आपको नहीं पता है, तो बिल्कुल आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये 25वां जो क्वेश्चन है, भाषा और समाज, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या उदय नारायण तिवारी? जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस पर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा भाषा और समाज का लेखक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से कौन नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं है? तो इससे नहीं वाले क्वेश्चन बहुत और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नहीं जहाँ पे भी लिखा हो, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक के 3 जो मेंबर हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। जो संस्थापक है, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी तो संस्थापक हैं और श्याम सुंदर दास जी भी हैं, तो इसको अभी आप रहने दीजिए, ये डाउट में रहेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा 27 नंबर में देखेंगे।
राम की शक्ति पूजा यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है। किस यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है? राम की शक्ति पूजा कहाँ से लिया गया है? अगर हम बेसिकली इसको देखें तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांत। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है वेदांत। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 28वां क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ये तो सबका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जामिनर का भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो 28 नंबर में हम देखेंगे अंग और अह, जो कि सबको पता है ये क्या है? अयोगवा है। स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है, संयुक्ताक्षर भी नहीं है, यह एक अयोगवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में, यहाँ पे दक्षिण की बात नहीं की जा रही है, उत्तर भारत की बात की जा रही है। भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका आंसर है रामानंद। ठीक है, रामानंद उत्तर भारत के भक्ति का प्रसार का श्रेय उनको जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा घोषित किया गया है? मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि के बारे में कहा गया है जिसको, तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी फेमस है लेकिन ये हर बार पूछा जाता है, तो आज हम इतना ही करेंगे। 30 तक हमने किया क्वेश्चन, और आपको ये इम्पॉर्टेंट लगा या नहीं लगा इसको आप ज़रूर बताएं, और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं ऐसे ही तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड चाहिए, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी और ये क्वेश्चन आप तक पहुँच पाएंगे और हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।